मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, अपना जो है 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर अपना जो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद की बात कर रहे थे अपन कि किस तरह से जो है वन्य जो समाज था, अपन बात करें वन या फिर जो अपने बड़े बड़े जो जंगल थे, वन्य जो जीव थे, उनकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है उपनिवेशवाद का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर जो शासन किया था उस काल को, जितने समय तक उन्होंने जो शासन किया था उस काल को अपन क्या बोलते हैं, उपनिवेश काल के नाम से जो है उस काल को जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो किस तरह से ब्रिटिश शासन में जो है वन्य जीवों का जो किस तरह से वन्य जो समाज था किस तरह से धीरे धीरे नष्ट होता गया, ठीक है, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो देखो इसमें आगे की चर्चा में अपन देख रहे हैं कि भारत की रेल लाइनों की अपन ने बात कर ली थी कि 1860 के दशक में रेल लाइनों में तेजी से जो है फैलाव आया था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, स्रोत ख में देखो पेज नंबर 81 पर, ठीक है, मुल्तान और सुक्कुर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक लाइन बनानी जानी थी। मुल्तान और सुक्कुर के बीच में, मुल्तान और सुक्कुर दो जगह हैं, उनके बीच में इंडस वैली रेलवे नाम से, किस नाम से, इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 इंच 5 इंच, ठीक है, या 3.5 घन फुट प्रति इकाई के 6 लाख स्लीपर की जरूरत होगी, या फिर 2 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर लकड़ी की, ठीक है, इतनी लकड़ी की जो है यहाँ पे आवश्यकता होने वाली थी। क्यों? क्योंकि मुल्तान और सुक्कुर के बीच में एक नई रेलवे लाइन बनने वाली थी जो लगभग कितने लंबी थी, 300 मील लंबी थी। ठीक है, कितनी लंबी थी बेटा, 300 मील लंबी रेलवे लाइन जो है बनने वाली थी। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, पहली बात तो इनके लिए स्लीपर चाहिए, फिर है ना जो इंजनों को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ईंधन भी चाहिए था और ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए थी। ठीक है, दोनों तरफ प्रतिदिन एक मन प्रति ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मण की जरूरत होगी। सालाना कितनी लकड़ी की जरूरत होगी, 2,19,000 मण की जरूरत होगी। ठीक है, इतनी जो है लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब देखो इसके बाद में, इसके अलावा ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। कच्ची ईंट है, ईंटों को पकाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होगी और ईंधन के लिए फिर से लकड़ी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो ईंटों के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे। जो स्लीपर हैं, स्लीपर का मीन जो मोटे मोटे जो लकड़े थे, ठीक है, तो वो अब कहाँ से आया करेंगे, वो सिंध के जंगलों से आया करेंगे। ये ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। ये जो अब ईंधन आने वाला था वो कहाँ से आने वाला था, सिंध और पंजाब के दो छोटे छोटे क्षेत्र थे, झाऊ और झांड। ठीक है, तो उन जंगलों से लाने वाले थे ये जो जितने भी ईंधन की जो आवश्यकता थी ईंट पकाने के लिए, स्लीपरों के लिए। दूसरी चीज, जो रेलवे इंजन जो बनाए गए थे उनके लिए ईंधन की आवश्यकता होगी। तो अभी आपको बताया सालाना रेल इंजनों के लिए कितने ईंधन की आवश्यकता थी, 2,19,000 मण की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इतनी ईंधन की जो है उनको आवश्यकता पड़ने वाली थी। तो ये जो ईंधन आने वाला था वो कहाँ से आने वाला था, ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड जंगलों से जो है ये आने वाला था। अब देखो दूसरी नई लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। पहली कहाँ से कहाँ तक थी, मुल्तान और सुक्कुर के बीच में थी। दूसरी जो है एक दूसरी और नई रेलवे लाइन स्टार्ट कर रहे थे जो कि नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। नाम क्या था उसका, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे नाम था। ठीक है, और अभी जो मुल्तान से सुक्कर के बीच में थी इंडस वैली रेलवे। ठीक है, दो रेलवे का नाम ध्यान में हो गया, इंडस वैली रेलवे और दूसरा जो है नॉर्दर्न स्टेट रेलवे। ये दो जो हैं रेलवे बनने वाले थे। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख स्लीपर की आवश्यकता जरूरत होगी। ठीक है, अब देखो क्रियाकलाप में देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा अपन। 1 मील रेल की पटरी के लिए, मतलब अभी अपन ने बात की थी कि इंडस वैली रेलवे जो था 300 मील लंबी रेलवे लाइन बनानी थी।
तो 1 मील के लिए कितनी जरूरत होती थी? 1760 से लेकर 2000 तक जरूरत पड़ती थी। उस हिसाब से आप समझ लो, यदि 3 मीटर लंबी लाइन की पटरी बिछाने के लिए एक औसत कद से पेड़ के 3 से 5 स्लीपर बन सकते थे। एक औसत कद का मतलब ये हो गया 10-15 फीट या 20 फीट का पेड़ या 25-30 फीट का पेड़ मान लो, ठीक है। तो उसमें कितने स्लीपर बनते थे? 3 से 5 स्लीपर ही बन सकते थे एक पेड़ के। तो हिसाब लगा देखें कि 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए कितने पेड़ काटने होंगे। एक पेड़ में सिर्फ 3 से 5 स्लीपर बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 3 स्लीपर बनते हैं। तो अब आप ये अनुमान लगा लो, ठीक है। देखो इसको आराम से आप समझ सकते हो कितने पेड़ जो है यहाँ पे काटे जा रहे थे। अभी अपन ने बात की इंडस वैली रेलवे। इंडस वैली रेलवे 300 मील लंबी थी। ठीक है, इंडस वैली रेलवे 300 मील लंबी है। अब इसके बारे में अपन देखें कि 1 मील में स्लीपरों की आवश्यकता। स्लीपर तो आप समझते हो ना बेटा, कल आपको बताया था रेलवे जो लाइनें होती हैं, ठीक है, वो फैले नहीं, उसके लिए उनके पास में सटाकर जो है लकड़ी के जो मतलब लगाए जाते थे, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता था? स्लीपर बोलते थे, ठीक है, ताकि जो रेलवे लाइनें हैं वो फैले नहीं। ठीक है बेटा, तो 1 मील में स्लीपरों की आवश्यकता कितनी होती थी? 1760 से लेकर 2000, मतलब कम से कम तो 1760, ज्यादा से ज्यादा 2000 जो है स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब ये बात करें कि 1 मील स्लीपरों की आवश्यकता 1760 होती थी, जबकि एक पेड़ में स्लीपर बनते थे कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5। कम से कम 3 स्लीपर बनते थे और ज्यादा से ज्यादा 5 स्लीपर बन सकते थे। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि 1 मील के लिए, सिर्फ 1 मील, 300 मील की बात नहीं कर रहे अपन, 1 मील के लिए यदि अपन ज्यादा से ज्यादा 5 स्लीपर भी माने, है ना, तो कितने स्लीपरों की, कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो है 1 मील के लिए भी आप जो है कितने पेड़ काटने होंगे। 1 मील का अंदाजा लगा, अगर आप 300 से उसको गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा 300 मील लंबी रेलवे के लिए कितने पेड़ काटे होंगे उन लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से जो है वन्य जो समाज था धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने पेड़ काटे होंगे उन लोगों ने। अब देखो बेटा, ईंधन की लकड़ी, आप ये चित्र देख रहे हो, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा कर घर को लौटती औरतें। ठीक है, ये देखो चित्र 7 में लट्ठे ले जाते हुआ ट्रक देख रहे हो आप साइड में। ठीक है, लट्ठे काटने के लिए किसी क्षेत्र का चुनाव करने के बाद वन विभाग सबसे पहले चौड़ी सड़कों का निर्माण करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके। जंगल के उन रास्तों से उनकी तुलना करें जिनसे होकर लोग ईंधन की लकड़ी या दूसरे लघु वन उत्पादन इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ऐसे अनेक ट्रक लकड़ी से भरे हुए जंगलों में बड़े शहरों को जाते थे। अब देखो इसमें बेटा बागान देखते हैं अपन कि बागान क्या थे। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यूरोप में जो चाय, कॉफी और रबड़ की मांग क्या हो रही थी? बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब इनकी जो मतलब जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, अब उसके लिए बागान लगाने जरूरी थे। अब बागान कहाँ लगेंगे? ऐसा तो है नहीं भाई जमीन और अब जो है अपने को यूं ही मिल जाएगी। तो जो जंगल थे उनको साफ करके, मतलब पेड़ों को काट करके उनकी जगह पर चाय, कॉफी और रबड़ के क्या लगाए गए? बागान लगाए गए। तो इस तरह से भी जो जंगल थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि यूरोप में जो बढ़ती हुई
चाय कॉफ़ी के जो बागान थे या चाय कॉफ़ी की जो बढ़ती हुई मांग थी, उसकी वजह से बागान लगाए जाने ज़रूरी थे। अब बागान लगाने के लिए क्या आवश्यकता है? ज़मीन की। अब ज़मीन कहाँ से मिलेगी? जिन क्षेत्रों पर जो मतलब जंगल बने हुए थे, ठीक है, बहुतायत वृक्ष पाए जाते थे, उन वृक्षों को काटा गया, उन जंगलों को साफ किया गया और वहाँ पे चाय कॉफ़ी के जो है बागान लगाए गए। ठीक है, अब देखो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। औपनिवेशिक सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार ने। औपनिवेशिक से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया। जंगलों को, जितने भी जो जंगल थे, ठीक है, उन सबको क्या ले लिया? अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अपने कब्जे में लेने के बाद में देखो उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। जंगलों को अपने कब्जों में लिया, ठीक है, और उसके बाद में जो यूरोप के जो सस्ती दरों पर जो बागान लेने वाले थे उनको सौंप दिया, भाई आप जो है आप यहाँ पे क्या कर लो? बागान तैयार कर लो। अब यूरोप के जो किसान थे, ठीक है, उनको जब ये बागान मिल गए तो उन्होंने यहाँ पर जो है जंगलों को साफ किया और वहाँ पे चाय कॉफ़ी के जो है बागान बना लिए। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। ये जो जंगल के जो इलाके थे, ठीक है, इन जंगली इलाकों को साफ कर दिया गया। किस बात के लिए? चाय कॉफ़ी की जो बढ़ती मांग थी उसको पूरा करने के लिए और चाय कॉफ़ी के जो बागान थे वो लगाने के लिए किसको साफ कर दिया गया बेटा? जंगलों को जो है पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में व्यावसायिक वानिकी की देखो शुरुआत हुई, किस तरह से हुई वो अपन देखेंगे। अब पिछले खंड में हमने देखा था कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी। देख ही लिया अपन ने ये चीज कि जहाज और रेल की पटरियां बनाने के लिए, क्योंकि दो ही तरीके से व्यापार होता था पहले, एक तो समुद्री मार्ग से उनको जहाज बनाने पड़ते थे और जहाजों के लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता थी। ठीक है, दूसरा कौन सा साधन था? स्थल। ठीक है, तो स्थल में भी उनको जो है किसकी आवश्यकता थी? रेलवे की। तो रेलवे के लिए रेलवे लाइनें बनानी पड़ती थी, तो रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को किसकी जरूरत पड़ी? जंगलों की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। अंग्रेजों को इस बात की चिंता भी थी कि स्थानीय लोग जो कि जंगलों का उपयोग कर रहे हैं और व्यावसायिक लोग जो कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, ठीक है, और अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, तो उससे जंगल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय का मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, देश का पहला वन महानिदेशक, ध्यान में रखना है बेटा। पहला वन महानिदेशक कौन था? डायट्रिच ब्रेंडिस। ठीक है, डायट्रिच ब्रेंडिस जो है देश का पहला वन महानिदेशक बनाया गया था। ये किसने नियुक्त किया? इसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया बेटा। किस बात के लिए नियुक्त किया? क्योंकि अंग्रेजों को भी अब धीरे धीरे जो है क्या चिंता सताने लग गई थी कि धीरे धीरे जो वन थे वो नष्ट होते जा रहे थे। ठीक है, और अब उनको जो है वनों की बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता आगे भविष्य में पड़ने वाली थी और वन जो थे वो अब ज़्यादा बचे नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इस चीज़ के लिए मशवरा करने के लिए किसे बुलाया गया? डायट्रिच ब्रेंडिस को बुलाया गया और उन्हें ही पहला वन महानिदेशक जो है बनाया गया। ठीक है बेटा, अब तो देखो इसमें फिर क्या हुआ। वन महानिदेशक इसको बनाया गया। ब्रेंडिस के ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान से प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। ब्रेंडिस को ऐसा लगा कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में
संरक्षण विज्ञान का मतलब ये जो जंगल थे उनका संरक्षण करने की जो बात है, या संरक्षण करने का जो विज्ञान है, में प्रशिक्षण करना चाहिए लोगों को। मतलब पेड़ों की या जंगलों की महत्ता जो है वो बताई जानी चाहिए। और इसके बाद में देखो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ देखो बेटा, इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा, कि जंगलों का जो प्रबंधन होगा उसके लिए एक समुचित तंत्र जो है या व्यवस्थित तंत्र जो है वो बनाना होगा। इसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, कि वन संपदा के जो उपयोग संबंधी नियम है, ठीक है, वो तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। मतलब कहने का मतलब उनका ये था कि पेड़ों की जो कटाई हो रही थी, व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए पेड़ों की जो कटाई हो रही थी, और दूसरा पशुओं को चराने के लिए जो मतलब क्षेत्र बना रखा था, पशुओं को वहाँ पे चराते थे लोग, तो उन चीज़ों पर अब क्या लगाई जानी पड़ेगी, पाबंदी लगाई जानी पड़ेगी। बस उसी बात से ही जो जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। ठीक है, इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। देखो ऐसा किया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि पेड़ काटेगा कानून तोड़कर, तो उसे क्या दी जाएगी, सजा जो है दी जाएगी। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम के सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। तो देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1864 में ब्रेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। ठीक है, 1865 में भारत वन अधिनियम बनाया। अधिनियम ठीक है, वन अधिनियम का मतलब अब वनों के लिए भी जो है क्या बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 1864 में ब्रेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। दूसरा 1865 में भारत वन अधिनियम जो है वो बनाया गया था। कब, 1865 की बात है। भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था, डायट्रिच ब्रेंडिस, उसी ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी और उसी ने भारत वन अधिनियम बनाया था 1865 में। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ों को जो है आपको बेटा क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखेंगे अपन किस बाद में क्या हुआ। अब देखो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। ये भी आप देखो बेटा। फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है, इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1906
में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। ठीक है बेटा, कब हुई? 1906 में। ये आपको ध्यान में रखना है। देश का पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रेंडिस था। उन्होंने ही जो है 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी और 1965 में भारतीय वन अधिनियम जो है उन्होंने बनाया था। इसी के साथ में 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है की गई थी। और ये स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? स्थापना देहरादून। देहरादून में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की गई थी बेटा? देहरादून में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद में देखो, यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। जिस पद्धति की यहाँ पे जो है शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, उसे क्या कहा गया? वैज्ञानिक वानिकी जो है उसको कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों द्वारा ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। लेकिन आज जो पारिस्थितिकी विशेषज्ञों ये मानते हैं, पारिस्थितिकी विशेषज्ञ और बहुत सारे के ज़्यादातर जो लोग थे वो ये मानते हैं कि ये जो वैज्ञानिक वानिकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, अब देखो, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर, ठीक है, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी और वैज्ञानिक वानिकी के आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर बहुत सारे के पेड़ों को जो क्या कर दिया गया बेटा? काट दिया गया। ठीक है, जिनकी जगह सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इनकी जगह पर सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के क्या लगा दिए गए? पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। मतलब बागान किसे कहा जाता है? बागान भी आप देख लो, पूछ ले। एक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाना। एक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाना क्या कहलाता है? बागान। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ? बागान कहा जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का क्या किया? सर्वेक्षण किया। इसके बाद में विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। वन विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने जंगलों का क्या किया? सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप खोज की और वन प्रबंधन की क्या बना ली थी? योजनाएं जो है उन्होंने बनाई थी। उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। ये भी फिक्स कर लिया कि बागान का जो कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष जो है वो काटा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में ये क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। कटाई के बाद जो खाली जमीन होगी, ठीक है, उन क्षेत्रों पर वापस पेड़ लगाए जाएंगे और उन्हें जो है कुछ समय बाद या कुछ वर्षों में जो है उन्हें वापस काट लिया जाएगा। मतलब काटा जाएगा, फिर लगाया जाएगा, फिर काटा जाएगा, फिर लगाया जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो है यहाँ पे नियम बनाए गए। अब इसके बाद में आप देखो 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1878 में और फिर 1927 में। देखो बेटा, ये भी आप ध्यान में रखो कि 1865 में जो वन अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान हो गया। देश का पहला वन महानिदेशक कौन थे? डायट्रिच ब्रेंडिस थे। ये ध्यान में रखना ही है बेटा। इन्होंने भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी? इससे भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना डायट्रिच ब्रेंडिस ने की थी। ठीक है, और इन्होंने इसके साथ में 1965 में एक वन अधिनियम बनाया था। ठीक है, उसमें भी 2 बार संशोधन हुए थे। अब देखो 2 बार संशोधन किस तरह से हुए थे। ये जो अधिनियम बनाया था ना, अधिनियम का मतलब जानते हो, कानून जो बनाए थे, उसके लिए 1865 के वन अधिनियम में संशोधन।
संशोधन देखो, एक तो संशोधन कब हुआ, 1878 में। देखो 1878 में संशोधन, 1878 में जब संशोधन हुआ तो 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये वजह आपको ध्यान में रखना है, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, 1878 में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी वो भी देखेंगे अपन। आरक्षित, 3 श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित, पहली, फिर इसके बाद में सुरक्षित, तीसरी जो श्रेणी थी वो कौन सी थी, ग्रामीण। 3 श्रेणी में उसको बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण, 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया। ठीक है, ये जो सबसे अच्छे वन थे, अच्छे वन क्या कहलाए, आरक्षित वन कहलाए। ठीक है, सबसे अच्छे वन क्या कहलाए, आरक्षित वन कहलाए। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे, मतलब गांव वाले आरक्षित वनों में से अपने उपयोग के लिए एक लकड़ी भी जो है यहाँ से नहीं काट सकते थे। यदि वो काटते तो उन्हें क्या दी जाती, सजा दी जाती। ठीक है, वे घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए केवल सुरक्षित व ग्रामीण वनों में से ही लकड़ी ले सकते थे। यहाँ पे वन ग्रामीणों का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। ठीक है बेटा, ग्रामीणों का कोई अधिकार यहाँ पर जो है वो नहीं था। सुरक्षित व ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण यहाँ से घर के लिए लकड़ी लेते, है ना, समझ में आ गया। आरक्षित सबसे अच्छे वन होते थे। ग्रामीण जो थे वो इन आरक्षित वनों में से कुछ भी नहीं ले सकते थे, एक लकड़ी भी यहाँ से नहीं काट सकते थे। जबकि सुरक्षित और ग्रामीण जो थे, ग्रामीण यहाँ से घर व ईंधन के लिए क्या ले सकते थे, लकड़ी ले सकते थे। तो उन्हें क्या कहा गया, सुरक्षित वन या ग्रामीण वन जो है उन्हें कहा गया। ठीक है बेटा, ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पे वैज्ञानिक वानिकी जो शब्द दे रखा है वो भी देख लो। वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिनमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, वन वानिकी कहा जाता था। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बताइए आप, जो देश के अपने पहले वन महानिदेशक कौन थे। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की, भारत वन अधिनियम कब बनाया था, उस अधिनियम में जो 2 संशोधन हुए थे वो कब हुए थे, और 1878 का जो संशोधन था उसमें पेड़ों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, आरक्षित वन कौन से वन थे, सबसे अच्छे वन आरक्षित वन कहलाए। और ग्रामीणों का जिन पर कोई अधिकार नहीं था, आरक्षित वनों पर ग्रामीणों का कोई अधिकार जो है वो नहीं था। सुरक्षित वन, इन सुरक्षित और ग्रामीण वनों पर ग्रामीणों का थोड़ा बहुत अधिकार था। ग्रामीण यहाँ से घर व ईंधन के लिए क्या ले सकते थे, लकड़ी जो है यहाँ से ले सकते थे। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। एक जो चीज़ है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भारत में स्थापना की गई 1906 में, और ये स्थापना कहाँ पे की गई थी, देहरादून में की गई थी। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके बेटा, अब अपन जो है देखेंगे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, मतलब ये जो भी हो रही थी, ये जितने भी जो प्रोसेस चल रही थी उसकी वजह से लोगों का जो जीवन था वो किस तरह से जो है प्रभावित हो रहा था। तो बेटा ये जो है अपन किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।